गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्पेशल टिप्स फॉर एनडीए एग्जाम। आई एम मिस्टर शेखर, मैथ्स फैकल्टी एट द कैवेलियर इंस्टीट्यूट। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब हमारे एग्जाम के लिए 7 to 8 डेज ही अब लेफ्ट हो गए हैं तो हम लोगों ने अब क्या करना है। जैसे मेरे पास काफी क्वेरीज बच्चों की आ रही है कि सर अब तो कोर्स भी हो गया, ऑलमोस्ट हमारा कोर्स डन है, तो ये जो लास्ट 7 और 8 डेज है इसमें आप कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हमें डर थोड़ा कम लगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में सारे बच्चों को डर लगना जो है वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो काफी सारी क्वेरीज इस लेवल पे आई थी कि सर लास्ट एग्जाम टिप्स क्या होता है। जैसे एग्जाम से 1-2 दिन पहले टीचर जो बताएगा वो होगा कि एग्जाम हॉल के अंदर में क्या करना है तुम्हें, बट when you are left with 7 to 8 days, तो exactly in 7 to 8 days में क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, उसके बारे में मैंने सोचा कि सिंस इतनी सारी क्वेरीज हो रही हैं तो सबको इंडिविजुअली बताने से अच्छा है कि एक ऐसे वीडियो बना लें जिसमें मैं इन सब बातों को थोड़ा सा टच करता हुआ चले जाऊं। तो ये जो हमारा सेगमेंट है स्पेशल टिप्स फॉर एनडीए एग्जाम, यहाँ पे आपको मैथ्स के अलावा बाकी टीचर्स भी अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम लोग लास्ट 7-8 डेज में क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे रिजल्ट्स जो है वो बाकी बच्चों की तुलना में, व्हेन वी नो दैट द कंपटीशन इज सो टफ, क्योंकि अभी सारे बच्चे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा है जिससे कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट 7-8 डेज में क्या करना चाहिए। तो मैं भी कुछ उस तरह की बातें बताऊंगा जहां पे तुमको वो चीजों को देखना है कि मैं क्या बता रहा हूं और उनको फॉलो भी करना है। सिर्फ देखने के लिए नहीं देखना है इस वीडियो को, क्योंकि हर टीचर अपने एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से तुम्हें जो भी गाइड करेगा वो पार्टिकुलरली तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, अगर मैं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझे एग्जाम देना होता तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे कि तुम अपना डेली रूटीन जो है उसको थोड़ा सा बैलेंसिंग करो। वर्क ऑन योर डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब है तुम बोलोगे सर क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, रात को देर तक पढ़ना है। नहीं, डेली रूटीन का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव टू फेस योर एग्जाम, जिस दिन तुम्हें एग्जाम देना है एनडीए का, तो यू पीपल नो कि उस दिन तुम्हें थोड़ा जल्दी उठना है। थोड़ा जल्दी मतलब अगर तुम्हारा एग्जाम सेंटर तुम्हारे घर से 2-3 घंटे की दूरी पे है तो कम से कम तुम्हें 6 बजे तो उठना ही। और अभी बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली जितने बच्चों को मैं जानता हूं, जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, जो मुझे बताते हैं अपने टाइम टेबल के बारे में, तो यूजुअली दे स्लीप लेट एट नाइट एंड वेक अप वेरी लेट इन द मॉर्निंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका बॉडी का जो क्लॉक है या जो माइंड का जो क्लॉक है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब जैसे ये बच्चे अगर रात के 1-2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं और सुबह 10 बजे से पहले उठ ही नहीं पा रहे हैं तो एग्जाम के डे कोई चमत्कार तो होना नहीं है, वो उस दिन भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं। तो तुम्हें कम से कम अपने आप को एक न्यू टाइम टेबल में लाने के लिए हफ्ते 10 दिन पहले से ही काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो तुम्हारा डेली रूटीन है वो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि रात में 11 बजे तक सोने चले जाओ। क्योंकि किसी भी किताब में या किसी भी टॉपर ने यह बात कभी नहीं बोला, किसी भी जगह या कहीं भी लिखा हुआ तुम ये नहीं पाओगे कि एनडीए एग्जाम क्लियर करने के लिए रात में 1 या 2 बजे तक पढ़ने की जरूरत। तुम 11 बजे सो जाओ और अच्छी नींद लेके सुबह 6 बजे उठ जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि 120 क्वेश्चंस जो मैथ्स का है उसमें से 60 to 70 क्वेश्चंस तुम आराम से बना लो। बस यस, कंडीशन अप्लाई इज देयर। तुम ये नहीं कह सकते कि बिना पढ़े ही 60 to 70 क्वेश्चंस बना लोगे। मैं कह रहा हूं पढ़ना भी है, लेकिन सुबह जल्दी उठने की आदत और रात में जल्दी सोने की आदत डाल। और ये जो 11 बजे तुम सोने जा रहे हो, इससे 15 मिनट्स पहले मैंने कितनी बार बोला हुआ है कि तुम्हारा एक फॉर्मूला बुक होगा तुम्हारे पास में, तो उसको 15 मिनट सोने से पहले जरूर देखना है। और सुबह उठने के ठीक 15 मिनट तक, 6 से 6:15 तक अगर उठते ही तुम उस फॉर्मूला बुक को एक बार रिवाइज कर लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा एग्जाम का, मैथ्स का खासकर, बहुत अच्छा जाने वाला। तो ये तो हुई तुम्हारी डेली रूटीन की बात। साथ में अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से सेट करो, अपना डेली टाइम टेबल कुछ इस तरह से सेट करो कि जो तुम्हारा एग्जाम टाइम है मैथ्स का, दैट इज फ्रॉम 10 to 12:30, तो अपने आप को एक हैबिट में डालो कि इस पर्टिकुलर स्लॉट में मैं हमेशा मैथ्स ही बना रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी ब्रेन की और तुम्हारे माइंड की एक ट्यूनिंग हो जाएगी कि मुझे एग्जाम के दिन कुछ एक्स्ट्रा या कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट मेक श्योर कि जब तुम ये 10 to 12:30 मैथ्स पढ़ रहे हो तो यू शुड नॉट बी गेटिंग डिस्टर्ब विथ एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अपने जितने भी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स या जो भी तुम अपने पास में रख रहे हो, जो भी तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता है, तो उन सब को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो एंड देन डू योर मैथ्स।
इससे ये फायदा होगा कि तुम्हें बार बार फोन की तरफ देखनी नहीं है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाके वीडियोस देख रहे हैं, कुछ कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो ये एक तरह से क्या होता है, उनके दिमाग में जहां ईज आउट करने की वो अपने आप को कोशिश करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा टेंशन में चले जाते हैं। तो तुम्हें अपने बेसिक्स को बिल्कुल सही रखना है कि वहां पे तुम्हें कुछ डिफरेंट नहीं करना है। और लास्ट 7-8 डेज में कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि किसी एक वीडियो में बहुत अच्छी कुछ एक बात बता देंगे और तुम्हें बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारी वीडियोस एक ही बात कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, ट्राई टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, यही सारी बातें होंगी। मैं तुम्हें कुछ अलग चीजें बता रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने ऊपर काम करने के बारे में बता रहा हूं कि ये जो टाइमिंग होगा इसको फिक्स कर लो कि इस समय मुझे मैथ करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ एनी सॉर्ट। चाहे तुम्हारा फ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा मोबाइल फोन हो, चाहे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हो, अपने आप को बिल्कुल उनसे कट के, अपने आप को काट लो उनसे और इस स्लॉट में मैथ्स पढ़ो। उससे ज्यादा मैथ्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद जो सेकंड स्लॉट है वहां पे तुम अपना लंच करके बाकी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो। अब तीसरी बात आती है कि सर आपने ये तो बोल दिया डू मैथ्स, बट इस मैथ्स के अंदर हम लोग अभी लास्ट 8-10 डेज में क्या करें, मतलब व्हाट शुड बी द अप्रोच टू डू मैथ्स। जब हमें पता है कि कोर्स इतना है, इतने चैप्टर्स हैं, आपने ये सारा करा दिया, ये आपने असाइनमेंट बुकलेट करा दिया, आपने हमारे मॉक टेस्ट पेपर भी ले लिए, आपको पता है कि हमारा स्कोर किस तरह से है, तो अब इसमें और क्या कर सकते हैं। तो देखो कैसे मैथ्स को पढ़ना है, हाउ टू स्टडी मैथ्स, ये एक दूसरा डिपार्टमेंट हो जाता है जिसके बारे में भी मैं बता देता हूं अभी। हाउ टू स्टडी मैथ्स इन दिस लास्ट 7-8 डेज, तो उसके ऊपर में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कर लो कि तुम ये दोनों काम को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। अपने आप को इंटरनेट के वर्ल्ड से बाहर निकालो, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम बार बार मोबाइल फोन की तरफ ही जा रहे हो, तो उसमें तुमको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो बात करेंगे हाउ टू स्टडी मैथ्स इन दिस लास्ट 7 और 8 डेज। तो उसके लिए तुमको सबसे पहले जो भी मैंने क्लास नोट्स दिए हुए हैं, जो भी मेरे क्लास नोट्स हैं या जिस भी टीचर से तुमने पढ़ाया उसका एक क्लास नोट्स तुमने ऑब्वियसली बनाया होगा, उसको डेली बेसिस पे पढ़ना है। प्लस जो भी असाइनमेंट्स मैंने दिए हुए हैं उनको 100% मेक श्योर कर लो कि वो तुमने कंप्लीट कर लिया। बिकॉज सिर्फ इतना करके भी अगर तुम एग्जाम हॉल में चले जाते हो तो 50% ऑफ द पेपर कहीं नहीं मिले। सेकेंड, मैं तुम लोग को बोलूंगा डोंट डू मच मॉक पेपर्स, डोंट डू मच मॉक पेपर्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पेपर दिए जा रहे हैं, इससे कुछ खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें एक रूल बनाना है कि अपना डे सेट कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा डेली मॉक पेपर दे रहा है उसका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, वो अपनी एनर्जी खत्म कर लेगा एग्जाम हॉल तक जाते जाते। 3 डेज के बेसिस में या हफ्ते भर में एक मॉक टेस्ट पेपर दे दो, बट मेक श्योर कि तुम ये जो मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो इसको तुम बिल्कुल मेन पेपर की तरह कंसीडर करते हुए दे रहे हो। ये जरूरी नहीं होता कि हम लोग हर दिन मॉक पेपर दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर को देगा, नहीं, ऐसे बच्चे ज्यादातर वहां पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सारे पेपर कर चुके होते हैं कि उनको वहां पे जाके ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी निकल गई। तो ये चीज का ध्यान रहे कि 3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार या 7 दिन में एक बार एक मॉक पेपर दो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से। सो डोंट डू मच मॉक पेपर्स, इसकी जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम से पहले तुम 5 मॉक पेपर भी दे देते हो सिंसियरली, तो उससे ज्यादा बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तीसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स डेफिनेटली करना। प्रीवियस पेपर्स में कई बच्चे हमें बोलते हैं कि सर कितना पेपर करें, हमारे पास 2006 से लेकर 2022 तक के पेपर है। देखो 2006 से 2022 तक के पेपर करना बुरी बात नहीं है, अगर तुमने पहले नहीं किया हुआ है तो इतना तो अब नहीं कर पाओगे, तो एटलीस्ट 10 पेपर्स 2016 से 2022 तक 10 पेपर्स तुमको मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स आते हैं मार्केट में, उससे उसको लेके उसको सॉल्व करो प्रॉपरली। होता क्या है, बच्चे किसी चैप्टर के क्वेश्चंस को पूरा करते हैं, किसी चैप्टर के क्वेश्चंस को पूरा नहीं करते हैं। हाफ हार्टेड काम कभी भी फुल हार्टेड सक्सेस तुमको दे ही नहीं सकता। तो मेक श्योर कर लो कि भले ही तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं करना है, बट 2016 से 2022 तक में जितने भी क्वेश्चन पेपर बनेंगे, 10 पेपर तो मिल ही जाएंगे, तो उनके क्वेश्चंस को डेफिनेटली करना है अलोंग विथ ऑल दिस थिंग्स। और इनको करने का जो स्लॉट रखना है वो 10 to 12:30 ही रखना है। प्लस फॉर्मूला बुक की रिवीजन करनी है 15 मिनट सोने से पहले, 15 मिनट उठने के बाद। चौथा पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कि तुम अपना एक हेल्दी डाइट फॉलो करो। कई बच्चे इस समय क्या करते हैं, डाइट स्किप करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच नहीं करेंगे, लंच कर लिया तो डिनर नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही कर लिया सीधा डिनर करने चले जाएंगे। ये काम नहीं करना। यहां पे तुम्हें हेल्दी फूड्स लेने हैं,
हेल्दी फूड का मतलब ज्यादा फूड नहीं बोल रहा मैं, हेल्दी फूड में फ्रूट्स आते हैं तुम्हारे, बादाम खाया करो रात में भिगा के, वो तुम्हारी मेमोरी को एनहांस करता है और शार्पन भी करता है। फ्रूट्स जितना ज्यादा हो सके खाओ, बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड करना है इस समय, हेल्दी डाइट में बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये सब चीजें क्या होंगी, तुम्हारे माइंड को और बॉडी को प्रॉपर रखेंगे। अगर तुमने हेल्दी डाइट लिए बिना कुछ खाए पिए पढ़े जा रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। एक टाइम के बाद ब्रेन तुम्हारा सैचुरेट हो जाएगा और वो फंक्शनिंग या तो मेल फंक्शनिंग करेगा, गलत सिग्नल्स तुम्हें देगा, या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और फिर पेपर हॉल तक हो सकता है तुम बीमार भी पड़ जाओ। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने माइंड फ्रेम को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि कहा जाता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे सिर्फ पढ़ते समय ये चीज नहीं काम आती, यहां पे तुम जितना अच्छा सोचोगे अपने बारे में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में और पेपर के बारे में, तो उतना बेटर तुम्हारा परफॉर्मेंस निकल के आएगा। अगर तुम किसी से डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड से तुम बात कर रहे हो, तो फ्रेंड से ये बातें कभी मत करो कि इस बार पेपर टफ आएगा, तुम्हारे टीचर ने क्या कराया, मेरे टीचर ने ये कराया। डोंट गो फॉर कंपेयरिंग। ये कंपैरिजन ऑफ एनी सॉर्ट जो होता है वो बहुत बुरा होता है। तुम्हें पॉजिटिव रहना है, और अगर कोई बच्चा पॉजिटिव नहीं है तो उसको भी पॉजिटिव करना है। ये नहीं कि तुम खुद को पॉजिटिव किए जा रहे हो, बाकी सामने वाले को नेगेटिव किए जा रहे हो। ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा पिटते हैं लास्ट में। तो तुम्हें ये देखना है कि अगर तुम पॉजिटिव हो और तुम्हारा कोई फ्रेंड थोड़ा दुखी हो रहा है तो उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करो, क्योंकि एक पॉजिटिव मोटिवेशन जो तुम दूसरे को देते हो वो तुम्हारे ऊपर में डबल इंपैक्ट डालता है। तो ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, अगर तुम ये लास्ट 7-8 डेज में फॉलो कर पा रहे हो तो डेफिनेटली पेपर के डे तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़िया होना ही होना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि इस समय अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे डर लग रहा है, तो डर एक्चुअली सबको लग रहा है, लेकिन कहा जाता है हिंदी में कहावत होती है कि डर के आगे जीत है, तो ये वही वाले जीत से पहले वाला डर है। तो तुमको अपने आप को इस तरह से बैलेंस आउट करना है कि देखो डर सबको लग रहा है, कोई दिखा रहा है कोई नहीं दिखा रहा, तो तुमको उस डर को कंट्रोल करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। 5 स्टेप्स जो मैंने बताए हैं वो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि वी ऑल आर गोइंग टू कम विथ द सॉल्यूशन ऑफ दिस एनडीए पेपर ऑन September 4th। तो जैसे ही तुम लोग पेपर हॉल में बैठोगे, हम लोग यहाँ पे अपना वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सो ट्राई टू अटेंड द सेशंस मैक्सिमम पॉसिबल। आई नो कि तुम लोग पेपर हॉल के अंदर में होगे, वहां से जब भी बाहर निकलोगे तो वी विल बी लाइव विथ सॉल्यूशंस। So do attend those classes for sure, and all the best to all of you. Be positive, और कोई भी और particular queries होती है तो इंस्टीट्यूट के नंबर पे you can call and get proper guidance. Now I'm handing it over to our next madam, English teacher, Miss Goldie. She will tell you more about how to do English in this last 7-8 days. जिस तरह से मैंने मैथ के बारे में बात की, उस तरह से मैडम तुम्हें बताएंगी कि इंग्लिश में किस तरह से हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने आउटपुट। Thank you to all of you. Hello and welcome to all the NDA students. Now, as you all know that the days are approaching fast and the exam is nearing your destination. So now today we are going to share some special tips on how to crack the NDA exam in English. Now today I'll be sharing only some important things which you need to keep in mind while giving the English paper. First of all, I would like to share how should your mindset be. What is the way that you are approaching the exam? Which are the ways that you should start the exam and how should you finish your exam? So without wasting any further time, let us start over with it. Now, when you start with the English exam, like I have told you enough number of times, it is the most scoring subject. Now, since it is the most scoring subject, then we are obviously looking at a higher amount of questions which are going to be done and which are going to be correct. So how do we attempt those questions which are 50 in number, and how do I get the maximum number of questions correct? In the GAT paper, you all know that apart from English, you also have your GS and science. And English is something grammar which you have studied right from the school days. So now when we are talking about the grammar, this is something which you only need to revise. First of all, please keep in mind that no new thing has to be done. There is nothing new that you need to learn at this point of time. Whatever you have done, revise, revise and revise. I simply believe in a saying that practice makes a man perfect.
So I only know that the more you practice previous year papers, the more you practice exercises, the more you go in for mock test, you will be able to attempt the paper very easily and pass out with flying colors. Now, in case we come to the paper, all of us know that we are talking about 50 questions of English which are there in the GAT section. Now, the 50 questions that are there in the GAT section are divided into various categories. Now, once you start the paper, once you get the question paper, please do not start filling in your OMR sheet as soon as you receive it. Understand that, take the time to go through the paper, try and understand what all are you able to attempt. Please understand that the questions may be a little different in nature, but the only way to tackle them is that you need to remember whatever notes have been given to you, whatever exercises have been done. Next is that after you have read the question paper for around 2 to 3 minutes, take a break for yourself and start by thinking, what is the easiest way that I can start with? What is my strength and what is my weakness? What are the questions which I know and I can attempt directly? Now, once I start, there might be different sets for different students. So some students might be having comprehension right at the beginning of the paper. But please remember that once we are talking about the paper, we are not supposed to talk about comprehension and ordering of sentences need to be done at the last. Please remember, this is the last thing that you need to do because these are time consuming and will take a lot of your time, and you will not be able to attempt the questions which you already know. Now, the second thing which I need to actually tell you is that once you have gone through the paper, you need to understand that these are synonyms, antonyms. So every time a synonym has been given to you, there will be an antonym which will be there in the options. Now, once it is there in the options, if you are not there with a fresh state of mind, you will be marking the antonym, although you will be studying the synonym, and similarly vice versa. So for that, you need to keep your mind at rest. You need to go to the examination hall with a calm mind and not get confused and nervous. Do not get jittery about the fact the questions are going to be of a very medium level. Each one of you can easily score it and do it very well. At the same point of time, I would like to discuss further then in the next class about how to go along with spotting errors, how to go along with fill in the blank, how to go along with ordering of words, and what is the tip and trick for doing each one of these. So till that time, I would like to advise you that please keep on practicing papers, please keep on practicing vocabulary, and have a balanced diet and have a good night's sleep, and do not be nervous on the day of the examination. Because if you are nervous on the day of the examination, whatever you know, that also you will forget. So give in your best shot, students, and leave the rest to God, and I'm sure everything will be in your favor and you will definitely become a defense officer. Till then, bye-bye and take care. All the best. Hello everyone, I'm Nupur Gulati from The Cavalier. सभी दोस्तों, सभी बच्चों ने तैयारी अपनी पूरी कर ली होगी एनडीए की। आप लोगों का 4 सितंबर को एग्जाम है। सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए। सभी अच्छे से कीजिएगा, पेपर को करना नहीं है, फाड़ कर आना है और इतने अच्छे से करना है कि भैया हमें तो पता है एसएसबी की तैयारी शुरू करनी है, पेपर तो हमारा क्लियर ही है। इस टाइम बिल्कुल एंड टाइम कोई न्यू टॉपिक हाथ नहीं लगाइए, जितना पढ़ लिया सिर्फ रिवीजन कीजिए। इस टाइम ये टाइम वो टाइम नहीं है कि हम न्यू टॉपिक के पीछे भागे। जितना किया उसको इतना बेस्ट कीजिए कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो उससे बाहर वो क्वेश्चन हमारे हाथ से ना निकल जाए, सिर्फ वो कीजिए। इसके अलावा जीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर में 4 ऑप्शन होते हैं, 1 करेक्ट 3 इनकरेक्ट, 1 करेक्ट क्यों 3 इनकरेक्ट क्यों। 1 करेक्ट तो हमें पढ़ना ही है, पर 3 इनकरेक्ट क्यों इसका भी हमको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से हमको पेपर को करना है।
ये मत सोचिएगा कितना रह गया, ये सोचिएगा जितना किया है वो बेस्ट किया है, उससे कुछ रहा नहीं। 4 तारीख को 4 सितंबर हम लोग मिलेंगे आपको सुबह 11 बजे से आपका पेपर सॉल्व करके, ताकि जल्दी से आप लोग इवैल्यूएट कर सके। और इवैल्यूएट करते ही हमें तुरंत से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपके नंबर्स। और 11 बजे आपके साथ लाइव सेशंस में आपके सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर देंगे, सभी फैकल्टीज के साथ, सभी बेस्ट फैकल्टी अपने सब्जेक्ट्स की, और वो लोग सॉल्व करके देंगे आपको आपका एग्जाम। तो मिलेंगे हम लोग अब इसके बाद में 4 सितंबर को। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Hello students, I hope everybody is good and थोड़े से स्ट्रेस में होंगे क्योंकि ये स्ट्रेसफुल पीरियड है। लास्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन और थोड़ा इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है एंड गाइडिंग यू, उसी चीज को गाइड करने के लिए हम सारे टीचर्स आपको कुछ कुछ एडवाइस टिप्स दे रहे हैं, ताकि आपका ये स्ट्रेस थोड़ा बहुत हम विल बी एबल टू रिलीज इट अ बिट। तो सारे टीचर्स ने आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी। आई होप आप उन्हें फॉलो भी करेंगे। अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर दे आर गोइंग टू हेल्प यू एंड गिव यू दैट एक्स्ट्रा एज। आपको जो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि बहुत सारी टिप्स आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो ज्यादा कुछ बताने के लिए है तो नहीं, पर एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि लास्ट मोमेंट पे जो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, उससे बाहर आने के लिए आपने सिर्फ अपने आप को काम कंपोज रखना है। बस ओवर स्टडी भी नहीं करनी है, अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं कर लेना है, सो दैट यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म बेस्ट आपका नहीं दे पाओगे आप। तो उस बेस्ट को अचीव करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको थोड़ा कम स्ट्रेस लेना है। एटलीस्ट 2 दिन पहले तो आप कम से कम पढ़ाई करिए, और 1 दिन पहले तो मेरी एडवाइस यही होगी कि नहीं पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को लगे कि हाँ मेरा लास्ट मोमेंट पे ये रह गया है, तो कोई उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच। वो किसी एक फैक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं देती है। सो डोंट वरी कि आपको लास्ट मोमेंट एक रीचेक रह जाता है, एक लास्ट मोमेंट रिवीजन रह जाता है। सो प्लीज उतना बॉदर मत करिए अपने आप को, उतना स्ट्रेस नहीं लीजिए आप। लास्ट फ्यू डेज के लिए मेरी यही टिप्स है कि अगर आपको फेच करने हैं मार्क्स और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे रिवीजन तो आप सभी कर रहे होंगे क्योंकि ये रिवीजन पीरियड ही है। अब उस रिवीजन में बहुतों को पता होता है एक्चुअली में हमें कहाँ जाना है या क्या रिवीजन करना है, बहुतों को नहीं आइडिया होता है कि क्या कैसे कंसोलिडेट करें। और इसी जिसने कंसोलिडेट कर लिया वो निकल गया, और जो नहीं कंसोलिडेट कर पाता वो शायद नहीं कर पाता। बस यही एक फर्क है। तो कंसोलिडेट करते करते आपने एक चीज और करनी है इस रिवीजन के फैक्टर में, कि आप एक काम करें कि जैसे यूपीएससी ने इस साल, जैसे दिस इज अगस्त वी आर अबाउट टू फिनिश, तो तकरीबन 8 महीने का एक पीरियड है। और कोविड के बाद जो है यूपीएससी स्टार्टेड टेकिंग द एग्जामिनेशन। तो फिर सिंस जनवरी से लेके अगस्त तक जितने भी पेपर यूपीएससी ने कंडक्ट किए हैं, आप उनको जिस भी आप सब्जेक्ट पर जाते हैं उसमें एक बड़ी टॉपिक, जैसे अगर इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है या पॉलिटी का कोई टॉपिक है, तो जिस टॉपिक से दे हैव पिक्ड क्वेश्चंस, टेंडेंसी वही रहती है कि उस टॉपिक से लिटिल डेप्थ वाला क्वेश्चन, आपका जैसा भी लेवल होगा या जिस एग्जामिनेशन से आप चेक कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट आपको एक टॉपिक इंपॉर्टेंट मिल जाता है। तो आपको जैन से लेके अगस्त तक जितने भी एग्जाम्स यूपीएससी ने कंडक्ट किए हैं, आप प्लीज उन टॉपिक्स को पिक कर लें और वो रिवाइज कर लें अपने लिए। तो वो रिवाइज, क्योंकि आपको ओवरऑल अब जिसके नोट्स हैं, प्रिपेयर हैं, वो तो सारा रिवाइज कर सकता है, बट जिसके नोट्स नहीं प्रिपेयर हैं, जो पैनिक की सिचुएशन में, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बैठा हुआ है, ये उसके लिए बता रही हूँ कि वो उन टॉपिक्स को पिक करे और उन टॉपिक्स को जस्ट ब्रश अप कर ले, और ये काम वो करे, और क्वेश्चंस उन टॉपिक्स पर अगर उसे मिल पाए तो वो बना ले, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस अपने आप को स्टिल रखें, काम रखें, कंपोज रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन लाने से भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सो प्लीज वो चीजें नहीं करें। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले कम से कम, ये कम ही होती जानी चाहिए पढ़ाई, ताकि आप ओवर एग्जॉस्ट नहीं हो जाएं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे। आदत यही डाले आज से ही। कुछ बच्चों को रात को पढ़ने की आदत होगी, तो जिन बच्चों को भी रात को पढ़ने की आदत है वो अपनी उस आदत को अभी फॉर द टाइम बीइंग को छोड़ दे, क्योंकि एग्जाम आपका जिस आवर में है,
जो भी आवर आपका एग्जामिनेशन पीरियड है, उस आवर में आप एक्टिव होने चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, तो जरा उसके हैबिचुअल हो जाओ। तो रात को टाइमली सो जाना, सुबह टाइमली उठना, ब्रेकफास्ट कर लेना, फिर वो स्लॉट पीरियड में अपने आप को उसको जरा एडजस्ट हो जाओ उसमें, ताकि वो पीरियड, कुछ बच्चों को नींद ही आ जाएगी एग्जाम में अगर वो रात वाला उनका वही चलता रह गया कि आधी रात तक जग रहे हैं। और तो इस मोड में आ जाओ अब कि हमने वहां पर अगर 4 घंटा 5 घंटा बैठ के पेपर देना है, तो वो 4-5 घंटा एक्टिव मोड में मैं कैसे बैठ सकता हूं। अपने प्रेशर को भी उस समय आपको फेस करना है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बहुत सारे नहीं आते होंगे, तो उस चीज के लिए बेहतर ढंग से प्रिपेयर आप हो पाओ, इसलिए ये सारी सिचुएशंस बताई जाती है। तो बी इनटू दैट प्रैक्टिस, टॉपिक्स निकाल लो, वहां से क्वेश्चंस कर लो, और एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, रिवीजन कर लो, और आप बहुत स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आपका परफॉर्मेंस बेटर एंड बेटर होगा, ठीक है। सो आई होप यू विल फॉलो ऑल द टिप्स दैट्स बीन गिवन बाय द अदर टीचर्स। और ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर दैट यू विल डू वेरी वेरी गुड इन योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवेलियर में। आज हम सिर्फ ये बात डिस्कस करेंगे कि जो 4 सितंबर को आपका एग्जाम है, आपको उस एग्जाम में जीएस के पेपर को किस तरह से टैकल करना है। देखिए, जीएस का जो पेपर होगा, चाहे उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, या करंट अफेयर्स या दूसरे साइंस के सेक्शंस हैं, आपको अब एग्जाम से पहले पहली बात तो यह है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जितनी तैयारी की है उतनी ही तैयारी को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि इन 7-8 दिनों में कुछ भी नया पढ़ेंगे तो वो दिमाग में वैसे भी नहीं जाने वाला है। तो जितना आपने पढ़ा है उसको इतना अच्छे से रिवाइज कर लें कि अगर कोई भी क्वेश्चन वहां से आए, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दूसरी चीज, आप ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पर मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें। आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न समझ में आएगा। आपके ऑटोमेटिकली पेपर सॉल्व करते हुए कई सारे नए टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, और करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो इतने इजी होंगे कि आप इजीली थोड़े एफर्ट्स के साथ उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ 1-2 सोर्सेस फॉलो कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, और 1 से 2 दिन में ही करंट अफेयर्स आपकी पिछले 5-6 महीनों की पूरी हो जाएगी। उसके अलावा चाहे ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, जितना आपने पढ़ा है आप उसी के साथ वहां पे जाएं, और कोशिश करें कि जितने क्वेश्चंस आपको श्योरली आते हैं आप उन्हीं को अटेम्प्ट करें। ज्यादा तुक्के मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में 100% श्योर हैं कि मुझे आता है, तब तो उसे करें, अदरवाइज उसको वहीं छोड़ दें। आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लग रहा है कि यार मुझे 50-50% मुझे चीजें मालूम है, यानी 2 ऑप्शंस आपको मालूम है, 2 ऑप्शंस नहीं मालूम, तो वहां थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं, पर हर जगह रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि आप एग्जाम से जस्ट पहले बिल्कुल काम माइंड के साथ अपनी चीजों पर फोकस करें। देखिए, एग्जाम से जस्ट पहले नींद लेना बहुत जरूरी है, तो एग्जाम के 1 दिन पहले बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, वो नेचुरल है, पर इतना स्ट्रेस ना ले लें कि जो भी पढ़ा है वो अपने दिमाग से निकलने लगे। तो जीएस के पेपर में जितना आपको आता है, जितना आप श्योर हैं, उतना ही अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी पार नहीं हो पाएगी। तो कई सारे लोग बस गलती ये करते हैं कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, वो आपको नहीं करना। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर्स सॉल्व करें, और कुछ भी नया टॉपिक छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो किया तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और बस मैं आखिर में यही कहूंगा
कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारी चीजें आप एक साथ अभी रिवाइज नहीं कर सकते। जो भी प्रीवियस ईयर्स को या मॉक टेस्ट को सॉल्व करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल रहे हैं, जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आप अच्छे से याद करके चले जाएं, उनको अच्छे से पढ़ के चले जाएं। उससे ज्यादा फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी पढ़ाई करनी थी वो सारी हो चुकी है। अब बस आपको फोकस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे पॉलिटी के हों या इकोनॉमिक्स के हों। बाकी करंट अफेयर्स मैंने जैसे आपको बताया इग्नोर नहीं करना है, उनको 2-3 सोर्सेज से 2-3 दिन में खत्म कर दो, ताकि आप वहां पर जो मार्क्स है वो ज्यादा से ज्यादा ले सको और आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है जीएस की वो इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दें, डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ एग्जाम है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम देकर जब आए तो एक बार अपने आंसर्स को हमारी जो द कैवेलियर है उसकी आंसर की के साथ मैच कर लें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि आपने जितना किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। आप अच्छे से एग्जाम करें और उसके बाद आराम से एनालाइज करें कि कहां चीजें सही हुई हैं और कहां चीजें सही नहीं हुई, और अगर लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो अगली तैयारी के लिए भी शुरू हो जाए, तो अगली तैयारी के लिए भी तैयार रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। Good evening, dear students. My name is Shashank Rai, and I'll be taking GS for both NDA as well as CDS. So I welcome you all to the Cavalier Institute for Defense. So as the exam is fast approaching, we only have about 8 days left. So time is of the essence, right? अब सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई अब what should I do with the next 8 days? कोई भगवान जादू की पुड़िया कोई बना के दे दे and so that I succeed in the exam. So the thing that you have to think about is that how will you decide कि मतलब last moment में क्या करना है, ठीक है? So जिसने पढ़ा नहीं है तो भाई भूल ही जाओ, है ना? 5-6 months if you haven't given, so no need to take any sort of stress, right? So for rest of the students, so these 2 hours, the next 2 hours, when you will be sitting in the exam, so that will either make your selection or break your selection, right? And it is a well-known fact that some of you will get selected, some of you will fail to qualify, right? So what makes the cut? That is those 2 hours, right? So like I'll share an example with you. There was a junior I had in college. So he was also appearing. Later on, I got to talk to him. So he was also appearing. So वो क्या बोलता था ना कि सर भैया मैं he calls me भैया. So he said कि भैया जब मैं एग्जाम में बैठा हुआ होता हूँ ना तो पापा की बातें याद आ रही होती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसे ही करते रही हो। सो these things we have to stay away from, right? Our goal should be, so let's get a brief idea about what should be the strategy while you're sitting in the exam for these 2 hours, right? So first strategy should be first thing, start off with the strength area. ठीक है, next 8 days में you have time, solve at least 2 previous years questions, at least 2, right? Since I'm dealing with GS, so I can talk about GS, right? And this is not specific to GS only. English में भी ना आप question paper solve करके ना you will be able to get a better idea as to which parts to skip and which parts to do well. So at least 2 years PYQs you have to do in the next 8 days, right? At least 2 years. I mean बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं करना इस वाली बात पे, ऐसे नहीं कि सर अब मैं तो रोज एक PYQ लगाऊंगा, ठीक है? वो भी जरूरी नहीं है. You have to understand what are the sections and how much problems you are facing, right? In which section. So start off with the strength area. So first thing is start off with an area of strength, right? And UPSC has a habit of putting the tough questions first, right? So history सबसे पहले उठा के दे देंगे UPSC. Don't get bogged down by it. Never get bogged down by it, right? So 10-20 questions अगर history के आ रहे हैं कोई बात नहीं, मैं chill मारूंगा, मैं अगले 20 questions पे चला जाऊंगा. Getting my point? So first thing is that target range
when we talk about various exams, so target range would be anywhere between 50%, right? So if you're going for CDS के लिए आपको close to, if you want to score 40 marks, so 48 questions you'll have to do correct, right? And out of these 48 questions, so the ideal attempt range would be 50, anywhere between 55 to 70. इतने marks आप कर रहे हो ना यार, इतने questions attempt कर रहे हो, so no need to worry about it. Fine. So start off with science. Science is easy अगर आपने सही से पढ़ा है, ठीक है. और polity or geography, whichever is your strength, area of strength, or economy, right? Usually what happens is current affairs and history are generally considered, because there's no end to these two topics, so therefore इनको last के लिए छोड़ दो, ठीक है. Time management is of the essence, right? Okay, so that being said, always start off with an area of strength. Now that we understand, we have taken a look over this. So okay, so now that we have understood the areas of strength, तो इसके बाद अपन चलते हैं कि guess work कौन से questions पे करना है. So while you are going through the first round, so generally, naturally speaking, you will be definitely marking something on the paper. So use this time while you're going through the first round. So use this time to go through the topics that you know, but they are tough because of the options. Okay. Also, if you can, so highlight the two options. So let's say if you have A, B, C, and D. Okay. So I would what I do personally whenever I'm attempting paper, so I mark the two options out of which I feel there might the correct answer might lie, right? So इनको बस mark करके छोड़ दो. Don't put them on the OMR sheet. Once you finish the first round के बाद हमने कुछ short वाले questions OMR sheet पे mark कर दिए, and thereafter only the topics that you know, very important, only the topics that you know, okay, in those you have to take some sort of a risk. Fine. So I hope that's clear. इसके अलावा, that being said, this does not mean that आप तुक्के नहीं लगा सकते. There are certain questions, specifically talking about when it comes to schemes. ठीक है. So जैसे हमसे पूछ दिया गया भाई पोषण अभियान किसका चल रहा है, तो यू गाइस थ्रू यार सब वेकेशन पे जाते हैं, ठीक है, तो सबको पता है कि गांव में पोषण अभियान चल रहा है, मिड डे मील स्कीम चल रही है. सो ऐसी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, Ministry of what was the exact term, but Ministry of Rural, whatever it is. Okay, so point is that, right? So I hope you understand there are some questions which are very easy. So schemes वगैरह पे only those blind guesses आप लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा obvious हैं, obvious questions, right? So with that in mind, I hope you guys are able to do well in the exam. Just stay calm. ठीक है? Staying calm throughout the exam is the most important thing to do. I cannot stress enough. It is the most important thing to do. Fine. Once you are done with the revision, last में आप क्या है ना, revision कुछ भी touch मत करना, revision करना है, ठीक है? Previous year's questions solve करने हैं. And towards the end, last 1 or 2 days में go out, have some fun, watch some web series, ठीक है? Chill out with your friends, go and have something to eat and just relax. Okay, go with that mindset. Don't stress yourself unnecessarily. Fine. With that, I rest my case. Thank you, everyone. All the best.